नमस्कार सभी को। एक बार फिर से डायनेमिक नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैथराइजेशन के बारे में। तो कैथराइजेशन में हमने पढ़ा था कैथराइजेशन क्या होता है, उसके अलावा हमने पढ़ा था कैथराइजेशन के पर्पज, इंडिकेशन, और उसके बाद में पढ़ा था हमने कैथराइजेशन के टाइप तक हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगी कैथेटर की लेंथ। आई होप कल जो पढ़ाया था सब कुछ समझ में आया होगा। आगे आज हम बात करते हैं कैथेटर की लेंथ के बारे में कि कौन कौन सा कैथेटर होता है, किस एज ग्रुप में किस साइज का कैथेटर होता है वो यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कैथेटर की लेंथ के बारे में। जो कैथेटर की लेंथ हमारे पास अवेलेबल होती है वो कैथेटर की लेंथ होती है वो मेल, फीमेल या फिर चाइल्ड है, इन्फेंट है अपने पास, उन सब में के अंदर अलग अलग साइज का अपने पास कैथेटर यूज में आता है। जो मैं बात करूं मेल के अंदर, तो मेल के अंदर हमारे पास जो कैथेटर होता है वो होता है 16 से 18 फ्रेंच का। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूं फीमेल की, तो फीमेल के अंदर हम यूज में लेते हैं 12 से 14 फ्रेंच का। और अपन बात करें चाइल्ड के अंदर, तो चाइल्ड के अंदर लेते हैं अपन 10 से 12 फ्रेंच। और इन्फेंट की बात करें तो उसके अंदर लेते हैं अपन 8 से 10 फ्रेंच। ये हमारे पास अलग अलग साइज के कैथेटर होते हैं जो अपन अलग अलग एज ग्रुप के अंदर यूज में लेते हैं। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले मेल के अंदर कितना लेते हैं अपन 16 से 18 फ्रेंच। उसके बाद में फीमेल के अंदर कितना लेते हैं अपन 12 से 14 फ्रेंच। उसके बाद में चाइल्ड के अंदर कितना लेते हैं अपन 10 से 12 फ्रेंच। और उसके बाद में लास्ट में इन्फेंट, उसके अंदर कितना लेते हैं अपन 8 से 10 फ्रेंच की साइज का कैनुला यूज में लेते हैं। ठीक है, ये हो गए अपने पास जो कैथेटर है, कैथेटर की साइज हो गई। तो ये अपने पास मेल हो गया, फीमेल हो गया, उसके बाद में चाइल्ड हो गई, इन्फेंट हो गई। तो इनके अंदर अपन कौन सी साइज का कैथेटर यूज में लेते हैं? मेल के अंदर 16 से 18 हो गया, फीमेल के अंदर 12 से 14 हो गया, चाइल्ड के अंदर 10 से 12 हो गया, और इन्फेंट है उसके अंदर 8 से 10 फ्रेंच हमारे पास जो साइज है वो इसकी हो गई है। उसके बाद में हम बात करें कि जो हमारे पास एक फ्रेंच है, एक फ्रेंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, कितनी लेंथ होती है। तो मैं बात करूं एक फ्रेंच, तो यहां लिखेंगे 1 फ्रेंच बराबर 0.33 mm। एक फ्रेंच के अंदर कितना होता है 0.33 mm। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कैथेटर की लेंथ। अब कैथेटर की लेंथ के बारे में नेक्स्ट बात करते हैं अपन जो कैथेटर को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया होता है कि क्या क्राइटेरिया है कि इस पेशेंट के अंदर कौन सा कैथेटर लगाएंगे। हमारे पास अलग अलग टाइप के जैसे हमने कैथेटर पढ़े, तो उन कैथेटर को किस ग्रुप में अंदर कौन सा लगाएंगे, किस डिजीज के अंदर कौन सा लगाएंगे, पेशेंट के अंदर क्या डिजीज कंडीशन, उस डिजीज में हम क्या लगाएंगे। तो उसको जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है कैथेटर का वो हमारे पास क्या होगा कि हम किसके अंदर कौन सा कैथेटर यूज में लेंगे। तो उसके लिए हम बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन द कैथेटर। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन द कैथेटर। जो हमारे पास क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया हम बात करें कि सबसे पहले क्या चीज देखनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमें जो पेशेंट हमारे पास वो मेल है या फीमेल है, जो हमने साइज देखी है वो साइज हमारे पास डिपेंड करती है कि मेल है तो कौन सा लगेगा और फीमेल है तो कौन सा लगेगा। तो सबसे पहले क्राइटेरिया के अंदर क्या देखेंगे अपन कि पेशेंट का जेंडर वो मेल है या फीमेल है। उसके बाद में हम पेशेंट की एज देखेंगे कि ओल्ड एज पर्सन है, इन्फेंट है, चाइल्ड है, वो चीज़ हमारे पास आ गई। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि पेशेंट की जो डिजीज कंडीशन है वो डिजीज कंडीशन क्या है,
कि एक तो अपने को अलग अलग, जैसे अब मान लो करो कैथेटर लगाना हो या कोडल कैथेटर, तो वो अपने पास क्या है, एक टेम्परेरी यूज के लिए काम में आता है। तो इस तरीके से हमें देखना है कि उस पेशेंट के अंदर जो डिजीज कंडीशन है वो डिजीज कंडीशन क्या है। उसी तरीके से नेक्स्ट हम बात करेंगे और उसके अंदर क्या होना चाहिए, जो डॉक्टर है उस डॉक्टर की चॉइस के अनुसार कि डॉक्टर इस पेशेंट को कौन सा कैथेटर है वो प्रिपरेशन करेगा। तो ये सब चीजें हमें दिखाई देगी। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि कोई पेशेंट को डिजीज कंडीशन, तो डिजीज कंडीशन में कि हमें टाइम ड्यूरेशन 1 महीने के लिए काम में लेना है, 10 दिन के लिए काम में लेना है, 7 दिन के लिए काम में लेना है, तो वो एक टाइम ड्यूरेशन भी उसके वहां पे मैटर करती है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एज या सेक्स ऑफ द पेशेंट, जो हमारे पास पेशेंट है उसकी एज और मेल है या फीमेल है उस चीज के बारे में पता करना, उसी के हिसाब से उस पेशेंट को कैथेटर लगाना। उसके अलावा नेक्स्ट बात करें हम अकॉर्डिंग टू पर्पज की, किस चीज के लिए ले रहे हैं अपन, सैंपल कलेक्शन के ले रहे हैं या फिर डायग्नोस्टिक पर्पज के ले रहे हैं या फिर लंबे समय तक पेशेंट का यूरिन पास आउट ड्रेन करवाना है उसके लिए अपन ले रहे हैं। क्या करेंगे अपन दूसरा, फॉर अकॉर्डिंग टू पर्पज, अकॉर्डिंग टू पर्पज। उसके बाद में हम बात करते हैं उसकी टाइम ड्यूरेशन के बारे में, तो वहां आएगा तीसरा अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन। अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन। नेक्स्ट हम बात करें कि डॉक्टर चॉइस, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर चॉइस। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर चॉइस। और उसके अलावा हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू पेशेंट की जो डिजीज कंडीशन है उसे डिजीज कंडीशन के ऊपर डिपेंड करना, अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिजीज कंडीशन। अकॉर्डिंग टू पेशेंट की जो डिजीज कंडीशन है उस डिजीज कंडीशन के आधार पर भी अपन जो कैथेटर है उसका सिलेक्शन करते हैं। तो ये हो गया अपने पास क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन द कैथेटर साइट। वो सॉरी कैथेटर को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो अपने पास ये हो गया। कौन कौन सी चीजें अपने को ध्यान रखनी है जब कैथेटर का अपन सिलेक्शन करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों चीज देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे पेशेंट का एज और उसका जो सेक्स ग्रुप है वो अपन देखेंगे कि पेशेंट की उम्र क्या है, किस एज ग्रुप का है। उसके अलावा हम देखेंगे कि पेशेंट की जो एज मेल है या फीमेल है। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू पर्पज, किस कारण से हम उसके अंदर यूज में ले रहे हैं, किस उद्देश्य से हम पेशेंट के अंदर वो कैथेटर यूज में ले रहे हैं। उसके बाद में हम देखेंगे टाइम ड्यूरेशन की, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, उस हिसाब से हम पेशेंट की टाइम ड्यूरेशन देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि पेशेंट को डिजीज कंडीशन क्या है, किस डिजीज कंडीशन के लिए अपन लगा रहे हैं, और उसके बाद में हम देखेंगे डॉक्टर की चॉइस के हिसाब से। तो ये हो गया अपने पास जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो, ठीक है। दो चीजें अपने पास क्लियर हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे हम प्रोसीजर करते हैं तो प्रोसीजर में कौन कौन सी चीजें हमें काम आती है। जो जो चीजें हमें प्रोसीजर के दौरान काम आती है उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमें प्रोसीजर के दौरान जैसे बीटाडीन हो गई, जेल हो गया, गोज पीस हो गया, उन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीटाडीन के बारे में। कि हम कैथेटराइजेशन जब करते हैं तो बीटाडीन क्या काम आती है। तो बीटाडीन हमें जब भी हम कैथेटराइजेशन करते हैं तो कैथेटराइजेशन करने से पहले और कैथेटराइजेशन करने के बाद में जो यूरेथ्रा है उसको क्लीन करने के काम आती है।
ठीक है। तो इसमें लिखेंगे यूज टू एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, यूज बिफोर एंड आफ्टर, सॉरी यूज टू क्लीन द यूरेथ्रा, यूज टू क्लीन द यूरेथ्रा बिफोर एंड आफ्टर कैथराइजेशन। बिफोर एंड आफ्टर कैथराइजेशन, जब भी अपन कैथराइजेशन करेंगे तो कैथराइजेशन करने से पहले और कैथराइजेशन जब हमारा प्रोसेस पूरा हो जाए उसके बाद में जो यूरेथ्रा है उसको क्लीन करने के लिए अपन बीटाडीन उसमें यूज में लेते हैं। उसका हम देखेंगे कि जो हमारे पास बीटाडीन है इसका एडवांटेज क्या है। तो हम बीटाडीन का एडवांटेज देखिए कि हम ये क्यों यूज में ले रहे हैं। तो बीटाडीन का यूज या एडवांटेज की बात करें हम कि क्यों ले रहे हैं, तो सबसे पहली चीज हम बात करेंगे कि जो हमको जो रिस्क हो रखा है यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हमारा यूटीआई है उसके अंदर जो इन्फेक्शन हो रहा है उस इन्फेक्टिविटी को कम करने में या उसको प्रिवेंट करने में ये हेल्प करेगा। तो हम बोल सकते हैं रिड्यूस या प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ यूटीआई, रिड्यूस द हम बात करते हैं रिड्यूस या प्रिवेंट द इन्फेक्शन रिड्यूस या प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ यूटीआई ड्यूरिंग कैथराइजेशन। जब भी हम कैथराइजेशन कर रहे हैं तो उस दौरान जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है उस यूटीआई से प्रिवेंट करने के लिए अपन बीटाडीन यूज में लेते हैं। उसके बाद में ठीक है बीटाडीन हो गया हमारे पास, अब लेते हैं अपन दूसरी चीज हमारे क्या काम आ रही है। तो वहां देखेंगे अपन हमारा जो डिस्टिल वाटर या फिर जो अपन एनएस नॉर्मल सैलाइन यूज में ले रहे हैं उसको डिस्टिल वाटर या नॉर्मल सैलाइन जिसको तुम एनएस बोलते हो, वो हमारे यहाँ क्या काम है कि जब हमने आर्टिकल कलेक्ट करे थे तो देखे थे ना वहाँ पे डिस्टिल वाटर या एनएस हम यूज में ले रहे थे। तो हमारे पास जो एनएस या डिस्टिल वाटर है वो क्या काम आ रहा है, तो हमारे पास जो एनएस या डिस्टिल वाटर है जो हम बेलून है उस बेलून को फिक्स करते हैं तो उसको इन्फ्लेट करने के लिए जो फ्लूइड काम लेते हैं वो डिस्टिल वाटर या नॉर्मल सैलाइन अपन यूज में लेते हैं। तो हम बात करें कि हम जो ये डिस्टिल वाटर या नॉर्मल सैलाइन यूज में ले रहे हैं तो उसका क्या कारण है, क्यों यूज अपन उसको ले रहे हैं। तो हम बात करते हैं इसके पर्पज की। तो पर्पज में क्या कहेंगे अपन कि जो बेलून अपन उसको इन्फ्लेट करने के लिए इसको अपन यूज में लेते हैं। तो हम बात करेंगे यूज टू इन्फ्लेट द बेलून, यूज टू इन्फ्लेट द balloon of Foley's catheter for secure या fix the catheter। जो कैथेटर है हमारा उसको फिक्स करने के लिए या सिक्योर करने के लिए अपन जो हमारा एनएस या डिस्टिल वाटर है उसको अपन यूज में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन
जो अमाउंट होता है, जो हमारा बेलून है, उस बेलून के अंदर हम कितना अमाउंट उसको फुलाने के लिए काम में लेते हैं। हम बात करें कि टोटल कैपेसिटी ऑफ बेलून कितनी होती है, तो वो भी हम बताएंगे। और उसके अलावा जो हमारा बेलून है उसके अंदर अपन कितना इंसर्ट करते हैं उसको इन्फ्लेट करने के लिए। तो मैं बात करूं कि उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, तो टोटल कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो वो होती है अपने पास 50 ml। लेकिन हम जो उसको इन्फ्लेट करने के लिए यूज में लेते हैं वो कितनी लेते हैं अपन, 5 से 10 ml। ठीक है, इन्फ्लेट करने के लिए 5 से 10 ml और टोटल कैपेसिटी कितनी होती है उसकी, 50 ml। ठीक है, तो हम यह बात करते हैं अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ NS या डिस्टिल वाटर। तो वो अपन कितना यूज में लेंगे, 5 से 10 ml। और नीचे एक चीज और लिखेंगे नोट, उसमें लिखेंगे टोटल कैपेसिटी ऑफ बेलून। तो वो कितनी है हमारे पास, 50 ml। ठीक है, ये हो गया अपने पास जो हमारा NS नॉर्मल सेलाइन या डिस्टिल वाटर है उसका यूज हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट हम क्या काम ले रहे थे, वहां पे जो जेल होती है, जेल अपन यूज में ले रहे थे, तो वहां पे अपन 2% जाइलोकेन जेली होती है उसको यूज में लेंगे। तो हमारे पास जो 2% जाइलोकेन जेली है वो क्या काम आएगी, जो हमारी जेली है वो हमको जब कैथेटर इंसर्ट करते हैं अपन, तो कैथेटर को इंसर्ट करते हैं तो उसका जो टिप ऑफ कैथेटर होता है उसके आगे का मुंह होता है उसके ऊपर उसको अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से जो अप्लाई करते हैं तो वो जो इंसर्ट करते हैं वहां पे, तो जो एरिया होता है कि कितने एरिया तक अपने कितनी लेंथ तक अपन उसको इंसर्ट करते हैं। तो मैं बात बता दूं कि 4 इंच तक अपन उसको वहां पे अप्लाई कर सकते हैं जेली को। जो टिप ऑफ कैथेटर है उसकी 4 इंच तक की साइज तक अपन उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन 2% जाइलोकेन जेली। जाइलोकेन जेली। तो यहां लिखेंगे अपन यूज एज एंटीसेप्टिक एजेंट एंड लुब्रिकेंट। क्या काम आ रही है हमारे यहां पे, ये यूज एज एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या फिर जो लुब्रिकेंट है उसके रूप में यूज अपने को आ रही है। जो क्या करते हैं अपन, दैट अप्लाई द टिप ऑफ कैथेटर। जो कैथेटर है हमारा उसके टिप पर अपन इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने पास जाइलोकेन जेली। क्या काम आती है, यूज एज एंटीसेप्टिक एजेंट या फिर हम बात करें लुब्रिकेंट के रूप में, जो अपन का यूज करते हैं, जो हमारी टिप ऑफ कैथेटर है उसके वहां पर इसको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट है यूरोबैग। तो यूरोबैग क्या काम आता है, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितने दिन में हम उसको चेंज कर सकते हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो जो यूरोबैग होता है हमारे पास, उस यूरोबैग की टोटल कैपेसिटी होती है 2000 ml, या बोल सकते हैं अपन 2 लीटर।
ठीक है, 2000 ml या 2 लीटर अपन बोल सकते हैं। यूरोबैग क्या काम आता है? यूरोबैग जो हमारा यूरिन का अपन वहां से ड्रेन आउट कर रहे हैं, पास आउट कर रहे हैं, उसको कलेक्ट करने के काम आता है। इसकी कैपेसिटी बताई मैंने 2000 ml या फिर 2 लीटर। फिर अपन बात करते हैं इसको खाली कब करते हैं अपन। तो खाली करने की इसकी 2 कंडीशन है, या तो ये बैग है ये 1400 ml तक भर जाए, 1.4 लीटर या 1400 ml तक भर जाए, तब अपन इसको खाली कर सकते हैं। या फिर हम दूसरी बात करें कि ये जो बैग है हमारे पास, ये 6 घंटे के अंदर अगर 400 ml भर जाता है, तब भी अपन इसको खाली कर सकते हैं। तो ये हो गया पास इसको एम्प्टी करने की कंडीशन। और उसके अलावा हम बात करें कि इसको चेंज कितने दिनों में कर सकते हैं, तो अपन इसको 1 वीक तक आप इसको यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब यूरोबैग के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी कैपेसिटी के बारे में कि यूरोबैग की कैपेसिटी कितनी होती है। तो कैपेसिटी होगी इसकी 2000 ml या 2 लीटर। ठीक है, 2000 ml या 2 लीटर हमारे पास इसकी कैपेसिटी हो गई। यूरोबैग की टोटल की किस कैपेसिटी कितनी होती है। उसके बाद में हम बात करें कि इसको खाली कब करते हैं, तो यूरोबैग शुड बी एम्प्टी। कब खाली करते हैं? जब व्हेन फिल्ड 1400 ml तक जब ये भर जाए, तब अपन इसको खाली करते हैं। या फिर ये कितना भर जाए, 6 घंटे में 400 ml तक ये भर जाए, तब भी अपन इसको खाली करते हैं। तो यहां लिखेंगे when यूरोबैग filled 400 ml in 6 आवर, 6 घंटे के अंदर 400 ml भर जाए, तब भी अपन इसको क्या करते हैं, खाली करते हैं। और उसके बाद बात करते हैं अपन इसके चेंज की। तो लिखेंगे इसमें चेंज इन एवरी 7 डेज या 1 वीक के अंदर अपन इसको चेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि और क्या क्या आर्टिकल हमारे पास यूज में आते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं हम किडनी ट्रे की। तो वो क्या काम आते हैं हमारे पास किडनी ट्रे? कलेक्ट वेस्ट, जो हमारे पास वेस्ट होता है उसको कलेक्ट करने के बाद लिए हमारे पास क्या आती है, किडनी ट्रे यूज में आती है। उसके बाद में और क्या क्या हमारे काम आते हैं वहां पे, गोज पीस आ गए, ये हमारे पास काम होता है। लास्ट में एक स्टेप बचती है हैंड वॉशिंग। तो ये हमारे पास जो प्रोसीजर होता है उसके अंदर काम में आने वाली चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कैथराइजेशन के अंदर कि जो पोजीशन है पेशेंट की, वो पोजीशन कौन सी देंगे, मेल में कौन सी पोजीशन देंगे और फीमेल में कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे। तो हम पोजीशन की बात करते हैं। जब अपन कैथराइजेशन करते हैं तब पोजीशन कौन सी प्रोवाइड कराएंगे। तो पोजीशन के लिए बात कर रहा हूं मैं मेल और फीमेल। तो मेल के अंदर तो नॉर्मली अपन पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दे सकते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर हम कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं, डोर्सल रिकमेंड पोजीशन।
अब डोर्सल रिकमेंड पोजीशन कौन सी होती है? डोर्सल रिकमेंड पोजीशन वो पोजीशन होती है जिसके अंतर्गत पेशेंट होता है, वो पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ होता है, लेकिन उसकी जो दोनों टांगे होती है वो फ्लेक्स्ड होती है अंदर की साइड और दोनों सेपरेट होती है, जिसकी वजह से जो पेनियल एरिया है वो इजीली विजिबल हो जाता है। इसलिए अपन पेशेंट को क्या देते हैं? डोर्सल रिकमेंड पोजीशन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? पोजीशन में अपन पेशेंट मेल को दे रहे हैं नॉर्मल सुपाइन पोजीशन और फीमेल को दे रहे हैं डोर्सल रिकमेंड पोजीशन। तो डोर्सल रिकमेंड पोजीशन देने का रीजन या डोर्सल रिकमेंड पोजीशन कौन सी होती है? पेशेंट लाइंग ऑन सुपाइन पोजीशन बट बोथ लेग्स आर फ्लेक्स्ड इनसाइड, अंदर की तरफ वो उसके दोनों लेग फ्लेक्स्ड है और दोनों क्या है? सेपरेट है। अब जैसे कि ये पैर है तो ये दोनों पैर अंदर की साइड फ्लेक्स रहेंगे और दोनों अलग अलग रहेंगे, अंदर की साइड फ्लेक्स रहेंगे, जिससे हमारा जो पेरिनियल एरिया है वो इजीली विजिबलाइजेशन उसका अच्छे से हो जाए। इसलिए अपन पेशेंट को डोर्सल रिकमेंड पोजीशन प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद में जो साइट होती है उसको क्लीन करना। क्लीन द साइट ऑफ यूरेथ्रा। क्लीन द साइट, जो हम साइट को क्लीन करते हैं वो क्लीन साइट को हम किस तरीके से करते हैं? तो हम बात करते हैं डायरेक्शन की कि किस डायरेक्शन में हम उसको क्लीन करते हैं। तो हम जब भी कैथराइजेशन करते हैं तो साइट को एज ए क्लीन करते हैं, तो साइट क्लीन करने के लिए अपन डायरेक्शन की यूज में लेते हैं। वो डायरेक्शन हम क्या यूज में लेते हैं? सबसे पहले तो हम फ्रंट टू बैक, फ्रंट टू बैक। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? फ्रंट टू बैक। उसके बाद में हम बात करेंगे दूसरी, अगर और बोले तो हम बोलेंगे अपवर्ड टू डाउनवर्ड, अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, उसके अलावा हम और बोले कि और हम क्या किस नाम से बोल सकते हैं? तो हम बोलेंगे इनर टू आउटर, इनर टू आउटर। ठीक है, तुम बोलो कि साहब हमें तो और बताओ, तो ठीक है और बता देते हैं। तो हम बोलेंगे सेंट्रल टू पेरिफेरल, सेंट्रल टू पेरिफेरल। ठीक है, इसके अलावा और बता दो कि और क्या बोल सकते हैं अपन? तो हम और बोल देंगे कि यूरेथ्रल ओरिफाइस टू एनल ओरिफाई, यूरेथ्रल ओरिफाई टू एनल ओरिफाई। तो ये हो गया अपने पास जो सिलेक्शन सॉरी साइट होती है क्लीन करने के लिए, उस साइट की डायरेक्शन हम क्या क्या ले सकते हैं। तो डायरेक्शन की हम बात करते हैं तो डायरेक्शन में सबसे पहले फ्रंट टू बैक, दूसरा अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, तीसरा इनर टू आउटर, चौथा सेंट्रल टू पेरिफेरल और पांचवा यूरेथ्रल ओरिफाई टू एनल ओरिफाई। ये हो गया अपने पास साइट को क्लीन करने के लिए डायरेक्शन की कौन कौन सी डायरेक्शन अपन इसमें यूज में लेते हैं। ये हो गए हमारे पास जो डायरेक्शन होते हैं यूरेथ्रा को क्लीन करने की, वो क्लीन हो गई। तो ये किस पेशेंट के अंदर हो गया अपने पास? जो हमारे पास फीमेल पेशेंट है या यूरेथ्रा है उसको क्लीन करने की डायरेक्शन हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेनिस को क्लीन करने के लिए हम क्या डायरेक्शन यूज में लेंगे। तो इसमें अपन यूरेथ्रा भी लिख सकते हैं, यूरेथ्रा या फिर फीमेल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे पास मेल पेशेंट, उस मेल पेशेंट के अंदर अपन कैसे पेनिस को क्लीन करेंगे। तो मैं उसके लिए डायरेक्शन बता दूं कि सबसे पहले हम जब भी पेनिस एरिया को क्लीन करते हैं तो होल्ड द 90 डिग्री एंगल ऑफ पेनिस, जो पेनिस है उसको 90 डिग्री के एंगल पे उसको होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद में हम एंटी क्लॉकवाइज इसको क्लीन करेंगे।
जो अपनी वॉच है उसके डायरेक्शन में अपन एंटी क्लॉकवाइज जो हमारा पेनिस है उसको क्लीन करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब मेल के अंदर, ये हो गए हमारे पास फीमेल। अब बात करते हैं अपन मेल। डायरेक्शन इन मेल टू clean the site before catheterization। ठीक है, तो डायरेक्शन हमारी जो मेल के अंदर है जो साइट को अपन क्लीन कर देंगे उस साइट के लिए जो डायरेक्शन होगी मेल पेशेंट के अंदर वो क्या होगी, या फिर क्या जो हमारे पास तरीका है उसको क्लीन करने के लिए। तो मैंने बताया कि होल्ड द 90 डिग्री एंगल ऑफ पेनिस एंड क्लीन द साइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो हम पेनिस है उसको होल्ड करेंगे 90 डिग्री के एंगल पे और उसके बाद में जो साइट है उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लीन करेंगे। उसके बाद में टिप ऑफ द कैथेटर वहां पे जेली अप्लाई करेंगे और उसको इंसर्ट कर देंगे। तो हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, तो यहां लिखेंगे होल्ड द 90 डिग्री एंगल ऑफ पेनिस। हम पेनिस को क्या करेंगे 90 डिग्री के एंगल पे होल्ड करेंगे। होल्ड द 90 डिग्री एंगल ऑफ पेनिस एंड क्लीन द साइट इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। जो हमारी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज। होल्ड द 90 डिग्री एंगल ऑफ पेनिस एंड क्लीन द साइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जेली है उस जेली को इंसर्ट कर अप्लाई करेंगे। कहां अप्लाई करेंगे, टिप ऑफ कैथेटर। अप्लाई द जेली in the tip of catheter, in the tip of catheter। जेली अप्लाई करने के बाद हमने जो कैथेटर हमारा उस कैथेटर के टिप ऑफ कैथेटर, तो मैं बात करूं उसके अलावा कि हम कितनी जो डिस्टेंस होती है या कितनी लेंथ होती है हम जो कैथेटर है उसके ऊपर जेल अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था 4 इंच तक अपन उस पर जेली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमने पहले क्या कर दिया, जेली अप्लाई कर दी किस पे, उसके टिप ऑफ कैथेटर पे, और उसके बाद में हमने क्या कर दिया, देन इंसर्ट द कैथेटर, देन इंसर्ट द कैथेटर। ये हो गया अपने पास मेल पेशेंट के अंदर डायरेक्शन है साइट कैथेटराइजेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि जो हमारे पास कैथेटर है उस कैथेटर को मेल के अंदर और फीमेल के अंदर जो अपन इंसर्ट करते हैं उसकी डेप्थ कितनी होती है, जो कैथेटर को इंसर्ट करते हैं उसकी डेप्थ कितनी होती है। तो हम डेप्थ की बात करते हैं। जो मेल होती है, मेल के अंदर कितना होता है 6 से 8 इंच। कितना होता है मेल पेशेंट के अंदर 6 से 8 इंच, और जो फीमेल पेशेंट होता है उस फीमेल पेशेंट के अंदर कितना होता है 2 से 3 इंच। मेल के अंदर 6 से 8 और फीमेल के अंदर 2 से 3 इंच अपन उसको इंसर्ट करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे डेप्थ
कि अपन उसको कितना इंसर्ट करते हैं। तो यह आ गया मेल और ये आ गया फीमेल। तो मेल के अंदर तो 6 से 8 इंच और फीमेल के अंदर 2 से 3 इंच अपन उसको इंसर्ट करेंगे। या फिर हम बोल सकते हैं कि फीमेल है उसके अंदर 5 to 7.8 सेंटीमीटर, ये हो गया अपने पास उसकी डेप्थ। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन जो कैथराइजेशन, हमने कैथराइजेशन कर दिया पेशेंट का, उस दौरान हम उस कैथराइजेशन की केयर कैसे करेंगे। कि हमने कैथराइजेशन तो लगा दिया किसी पेशेंट को, लेकिन उसको करने के बाद भी उसकी केयर तो करेंगे ना। ऐसे थोड़ी कि पेशेंट को लगा के छोड़ दिया, पेशेंट अपना हाल जाने, तो उसकी केयर कैसे करेंगे अपन, उसके बारे में बात करते हैं। तो केयर के बारे में बात करेंगे तो क्या क्या करेंगे हम केयर के अंदर, पेशेंट की जो कैथराइजेशन की केयर करेंगे ड्यूरिंग द कैथराइजेशन, तो हम उसकी बात करते हैं। केयर, जो हम केयर की बात करते हैं तो हम जो पेशेंट है हमारे पास, जो कैथराइजेशन जिसको लगाया, हम उसकी केयर कैसे करेंगे, उस पेशेंट की केयर के लिए क्या क्या चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जब केयर करते हैं किसी पेशेंट की कैथराइज ड्यूरिंग द कैथराइजेशन, तो हम क्या करते हैं जो हमारा यूरेथ्रल एरिया है उसको क्लीन रखते हैं एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की मदद से, जिसकी वजह से वहां पे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाए। तो क्लीन द urethral area with help of एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। जो भी हमारे पास एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है उनकी मदद से हम उसकी साइट को क्लीन करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पेशेंट है उसके लिए सर्जिकल टेक्निक है, सर्जिकल असेप्सिस है, उनका यूज करेंगे। सर्जिकल असेप्सिस और सर्जिकल टेक्निक, जो पेशेंट है उसके लिए हम वो चीजें यूज करेंगे जो हम एक सर्जिकल पेशेंट के लिए यूज में करते हैं, ताकि उसके अंदर जो इन्फेक्टिविटी के चांसेस है, हमने कैथेटर लगा रखा है तो उस कैथेटर की वजह से उस पेशेंट का जो पेनिस है या फिर जो यूरेथ्रा है उसके अंदर इन्फेक्शन के चांस ना के बराबर हो। ठीक है, वो करेंगे अपन। उसके अलावा अपन क्या करेंगे, जो हमारा बैग है उस बैग को टाइमली एम्प्टी करेंगे। एम्प्टी यूरो बैग टाइमली, जब भी वो भर जाए, भरने की कंडीशन मैंने बताई, या तो 1400 ml तक भर जाए एक दिन के अंदर, तब या एक दिन को नहीं, अपन मान ली 1400, या फिर बोले कि 400 ml इन 6 आवर, 6 घंटे के अंदर 400 ml तक भर जाए, तब अपन उसको एम्प्टी करेंगे। उसके बाद में टाइमली चेंज द कैथेटर एंड यूरोबैग। अगर हम किसी पेशेंट के लॉन्ग टाइम तक लगा रखा है तो उसके लिए अपन चेंज करते रहेंगे उसको। तो टाइमली चेंज कैथेटर एंड यूरोबैग, जो हमारे पास यूरोबैग और कैथेटर है उसको टाइमली चेंज करते रहेंगे। और उसके अलावा क्या करेंगे हम, चेक पेटेंसी ऑफ कैथेटर, चेक पेटेंसी ऑफ कैथेटर। और क्या करेंगे अपन लास्ट में, अगर जिस दिन भाई हाँ ठीक है, जिस चीज के लिए, जिस कारण की वजह से हमने पेशेंट को कैथेटर लगाया था, उसके बाद में क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। तो यहां लिखेंगे रिमूव द कैथेटर
आफ्टर अचीव द गोल, रिमूव द कैथेटर आफ्टर अचीव द गोल। जो चीज के लिए हमने कैथेटर को लगाया था वो चीज अगर ने कर ली है, या जिस गोल को पाने के लिए हमने कंडीशन के लिए कैथेटर लगाया था वो हमारे पास कंप्लीट हो गया, तो हम क्या करेंगे, कैथेटर को रिमूव कर देंगे, कैथेटर को हटा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास कैथेटराइजेशन कंप्लीट। ठीक है, यहां तक सबको अच्छे से समझ में आया आई होप। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।